आज हम लोग चर्चा करेंगे इंजीनियरिंग सामग्रियों के यांत्रिक गुणों के विषय में, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। तो शुरू करते हैं। पहला जो होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यानी कि इंजीनियरिंग सामग्रियों के यांत्रिक गुण के विषय में। तो इसका जो परिचय हम देंगे इस प्रकार से देंगे कि, और साथ ही कुछ प्रश्न भी होते हैं, जैसे कि प्रश्न अगर किया जाए कि सामग्रियों के गुण क्या होते हैं, तो हर सामग्री की कुछ पहचान होती है, जैसे कि भौतिक हो सकती है, यांत्रिकी हो सकती है, तापीय हो सकती है, विद्युतीय हो सकती है और रासायनिक हो सकती है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और भी होती हैं। तो ये मुख्य होंगी जो हमें चर्चा करना है आज के इस विषय पर। तो बात करते हैं कि यांत्रिकी गुण क्या होगी। तो यांत्रिकी गुण किसी भी सामग्री के बाहरी बलों के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाता है, यानी कि बाहरी बल किस प्रकार से काम करती है उसको हम लोग समझेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस। यह प्रश्न कहाँ से उठ रहे हैं कि कोई भी सामग्री की कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो कौन कौन से गुण हो सकते हैं, ये भौतिक हो सकती है, यानी कि फिजिकल हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, थर्मल हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, रासायनिक हो सकती है और भी। तो अब दूसरे जो की पॉइंट्स होंगे हमारे आज के विषय के, कि यह क्या करती है। तो ये गुण निर्माण, डिजाइन और अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये गुणों को समझाकर इंजीनियरिंग संरचना और मशीन भागों के लिए उपयुक्त सामग्री के चयन को, यानी कि चयन करने में हमें मदद करती है। अब प्रश्न उठता है कि यांत्रिक गुण क्यों आवश्यक है। यांत्रिक गुण क्यों आवश्यक है। तो जैसे कि कोई पुल निर्माण करना हो तो वो मजबूत होगी, उसके लिए क्या कठोर सामग्री चाहिए, या ऑटोमोबाइल में सख्त और झटके सहने वाली सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए, या विमान उद्योग में हल्की और मजबूत सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये प्रश्न आपके पास उठता है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को समझना आवश्यक है। तो चर्चा का विषय यह हो सकता है कि कोई इंजीनियर को किसी मशीन के पुर्जे, कंपोनेंट्स के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये सभी सवाल के जो जवाब होते हैं उसके प्रॉपर्टीज, उसके बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। तो आज उसे समझना है। तो अगर हम लिस्ट करें मैकेनिकल प्रॉपर्टी को, तो क्या लिस्ट कर सकते हैं जो हमें पढ़ना भी है। वो स्ट्रेंथ हो सकता है, इलास्टिसिटी होगी, प्लास्टिसिटी होगी, स्टिफनेस होगा, रेजिलेंस होगा, टफनेस होगा, मेलेबिलिटी होगा, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस। ये सभी मुख्य है। इसके अलावा भी और भी होते हैं, जैसे क्रीप हो जाएगा, फटीग हो जाएगा। ये सभी प्रश्न भी बार बार आते हैं। तो अभी फिलहाल ये मुख्य को ही रखते हैं और समझते हैं। अब स्ट्रेंथ जो होगी वो शक्ति, वो क्या है, लोच, इलास्टिसिटी क्या होगी, प्लास्टिसिटी क्या होगी, स्टीफनेस क्या होगा जिसे प्रतिघात कहते हैं, टफनेस को सख्तता कहते हैं, मिलेबिलिटी को ढलनशीलता कहते हैं, नलनता कहते हैं, डक्टिलिटी को नलनशीलता, ब्रिटलनेस भंगुरता और हार्डनेस कठोरता। हिंदी पे भी बात करते चलेंगे साथ साथ, आपको समझने में आसानी होगी। अब स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति। शक्ति क्या है। शक्ति जो है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स विदाउट रैप्चर, यानी कि किसी भी सामग्री की वह क्षमता जिससे वह बाहरी बलों के विरुद्ध बिना टूटे रह सके।
अब इसी के साथ आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या क्या होंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ। यानी कि रेजिस्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस, रेजिस्ट टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस। यानी कि तन्य बल सहने की क्षमता किस में होगी? तो अगर उसमें होगी तो वह टेंसाइल स्ट्रेंथ की गिनती में आएगा। और उसी तरह संपीड़नीय यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर उसमें है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को वह सह पा रहा है, तो वो क्या होगी? वो संपीड़नीय शक्ति होगी। और कतरनी शक्ति जो होगी वो शियर स्ट्रेस होगी, है ना। टेंसाइल स्ट्रेस सिंबल को ध्यान से समझेंगे, कॉम्प्रेसिव संपीड़न और कतरनी शियर स्ट्रेस। अब हम लोग जो इसके एप्लीकेशंस को समझ सकते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से जो पुल और इमारत के ढांचे बनते हैं वहाँ पर ये सभी चीज़ें समझ में आ सकती है। या फिर मशीन के जो कल पुर्जे बनते हैं वहाँ पर भी आपको समझ में आएगी। मशीन टूल्स और ऑटोमोबाइल में भी ये हैं। तो इसके बढ़िया डिज़ाइन और प्रोसेस के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या है? लोच। लोच जो होती है किसी सामग्री की वह क्षमता होती है जिससे वह बल हटाने के बाद वह अपने मूल आकृति में आ जाता है, यानी कि एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन। इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं? की फीचर्स होंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज टेम्प्रोरी, यानी कि जो डिफॉर्मेशन होगा वो टेम्प्रोरी होगा। बाद में जब लोड हम लोग हटा देते हैं, लोड हट जाता है, तो अपने शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। जैसे एग्जांपल ले लें, स्टील इज हाईली इलास्टिक विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को थोड़ा सा याद करें, तो वहाँ पर हम लोग जब इलास्टिक लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की बात करते थे तो क्या देखते थे कि जब इलास्टिक रीजन में रहता था तो वो अपने शेप एंड साइज में वापस आ जाता था। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को थोड़ा सा अगर याद करें तो। अब इसके साथ साथ एग्जाम्पल को भी देख लिए। और अब अगला होगा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? तो एबिलिटी टू रिटेन डिफॉर्मेशन परमानेंटली आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड, यानी कि ये अपने आकार प्रकार में पूर्ण रूप से बदल जाती है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं। जब फोर्स लगाए रहते हैं तब तो वो डिफॉर्म होता ही है, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव भी कर देते हैं तो वो अपने परमानेंट डिफॉर्मेशन को प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर उसमें एक्स लेंथ की बढ़ोतरी हुई है तो एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद भी एक्स जो लेंथ होगी वो वहाँ पर अपीयर रहेगी, डिसअपीयर नहीं होगी। और यही प्लास्टिसिटी में क्या होता था कि वो रिमूव हो जाती थी। और इसका एप्लीकेशन अगर हम लोग बात करें, उसका अगर अनुप्रयोग हम देखते हैं तो यूज्ड इन शेपिंग मटेरियल। मेटल्स को जब हम शेप करते हैं, जब हम उसको आकार प्रकार देते हैं, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है। जैसे कि स्टम्पिंग ए कार पार्ट। अगर स्टम्प किसी पार्ट कार के पार्ट को स्टम्पिंग करते हैं तो वहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि इसके शेप एंड साइज में चेंज आ जाती है। यानी कि बाहरी बल हटाने के बाद भी स्थायी रूप से विकृति लेने की क्षमता जो होती है वो प्लास्टिसिटी गुण कहलाती है। और इसका जो अनुप्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो अगर और भी बात करें तो प्रेस वर्किंग या वेल्डिंग इस सभी जगह पर होता है। अब कठोरता की बात करेंगे आगे चल के। तो कठोरता क्या है? ये स्टीफनेस। ये स्टीफनेस होगी जो कि बाहरी बल होने के बाद जो होती है विकृति का प्रतिरोध करती है। ये बाहरी बल के होने वाली जो विकृति का प्रतिरोध करना वो स्टीफनेस कहलाती है, यानी कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर एन एक्सटर्नल लोड। अगर इसको मेजर्ड किससे किया जाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मेजर्ड किया जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका एग्जांपल होगा कार्बन स्टील इज स्टीफर देन एल्यूमिनियम अलॉय। यहाँ पर तुलनात्मक बात करी गई है। यहाँ पर क्या करेगी? तुलनात्मक बात की गई, आप जो आपकी आप देख भी सकते हैं। अब अगला है रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या है? द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इलास्टिक रेंज
एंड रिलीज इट अपॉन लोडिंग। यानी कि जब लोड सीमा यानी इलास्टिक लिमिट के भीतर ऊर्जा अवशोषित करने और छोड़ने की जो क्षमता होती है वो किसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रेजिलेंस। और इसका जो एग्जांपल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो यानी कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग मटेरियल। और इससे जो हम लोग मेजर करते हैं वो करते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस यानी कि प्रतिघात गुणांक। प्रतिघात गुणांक से हम लोग इसका मेजर करते हैं। अगर बात करें तो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट। वापस से हम जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को याद करें देखें तो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट, यहाँ पर हमें रेजिलेंस देखने को मिलता है। अब है टफनेस। टफनेस क्या है? द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, कब? बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने से पूर्व, फ्रैक्चर होने से पूर्व, उसे कहते हैं टफनेस। और इससे मेजर किससे किया जाता है? मेजर करने का जो तरीका है वो मॉडुलस ऑफ टफनेस है, यानी कि टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम याद करें तो क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन को हम कर्व को याद करें तो जो एरिया टोटल एरिया जो होगी वो टोटल एरिया जो है क्या कहलाएगी? ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है। और जो टोटल एरिया होगा टोटल एरिया जो होगा वो टफनेस के अंडर आएगा। और इसका जो एप्लीकेशन होगा वो होगा मशीन कंपोनेंट सब्जेक्ट टू इम्पैक्ट लोड। मशीन कंपोनेंट सब्जेक्ट टू इम्पैक्ट लोड। अब मेलेबिलिटी क्या है? तो मेलेबिलिटी है एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर कंप्रेसिव फोर्स विदाउट क्रैकिंग। यहाँ पर ध्यान रखना है ये वर्ड कंप्रेसिव, कंप्रेसिव वर्ड अगर नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा कोई और गुण परिलक्षित होने लगता है। तो एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर कंप्रेसिव फोर्स विदाउट क्रैकिंग, इसका एग्जांपल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर है, आता रहता है। तो लो कार्बन स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम ये सभी मेलेबल मटेरियल हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा? फोर्जिंग, रोलिंग और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। यहाँ पर मेलेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी भी पदार्थ में मेलेबिलिटी गुण है तो इस एप्लीकेशन को करने में बड़ी सहायता होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं। अगला होगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? तो एबिलिटी टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। यहाँ पर यही बात कहना चाह रहे थे कि टेंसाइल फोर्स जैसे यहाँ याद रखना है वैसे वहाँ पर कंप्रेशन और कंप्रेसिव फोर्स का ध्यान रखना है, ताकि जो इसका डेफिनेशन है, जो इसका परिभाषा है वो सही रूप से बना रहे। तो एबिलिटी टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब समझ ही सकते हैं, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक की प्लास्टिसिटी क्या थी कि वहाँ पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा था उसके शेप एंड साइज में वो परमानेंटली हो रहा था। तो एबिलिटी टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल फोर्स विदाउट ब्रेकिंग, टूटना नहीं चाहिए। और इससे मेजर किया जाता है परसेंटेज एलोंगेशन और रिडक्शन इन एरिया, प्रेशर परसेंटेज एलोंगेशन और रिडक्शन इन एरिया। और इसका जो एग्जांपल होगा, जो उदाहरण होगा वो माइल्ड स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम होगा। यानी कि तन्य बल सहने की जो क्षमता होगी किसके अंदर होगी? डक्टिलिटी की। अब ब्रिटलनेस की बात करते हैं। ब्रिटलनेस यानी भंगुरता, टेंडेंसी टू फ्रैक्चर विथ नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा और वो फ्रैक्चर हो जाएगा। कोई मटेरियल फ्रैक्चर हो जा रहा है विथ नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो वो ब्रिटलनेस कहलाएगा, यानी कि बिना विकृति के अचानक टूट जाने की प्रवृत्ति। बिना, अगर आप मेटल से हटके अगर एक एग्जांपल लें तो आप जो ब्लैक बोर्ड पर चौक लिखते हैं हम लोग, तो उसको अगर तोड़ा जाए तो ये ब्रिटलनेस का एग्जांपल होगा। यानी कि वहाँ पर एक अच्छा चौक को अगर टूट जाता है तो वहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कुछ नहीं हो रहा है, वो अचानक से टूट गया, उसमें जो एक तरह से फाइन क्रैक हुआ, जो फ्रैक्चर हुआ, वो एक अच्छा एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल अगर मेटल में बात करें तो कास्ट आयरन।
और डिफरेंस फ्रॉम डक्टिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस में क्या अंतर होगा? तो डक्टाइल मटेरियल जो होगा वो अंडरगो सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर, और ब्रिटलनेस में क्या होगा? ब्रेक सडनली विद लिटिल डिफॉर्मेशन, यानी कि डिफॉर्मेशन थोड़ा सा देखने को तो मिल रहा है लेकिन ब्रेक जो हो रहा है सडनली हो रहा है। और ये डक्टाइल की वापस से बात करें तो वो अंडरगो सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। तो इस चीज को समझना होगा, यानी कि जो बिना विकृति के अचानक टूट जाने की प्रवृत्ति, अचानक टूट जाने की प्रवृत्ति बिना विकृति के, और इसका उदाहरण होगा कास्ट आयरन। अगला है हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, एब्रेशन और वियर। ये है क्या? तो रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, हार्डनेस क्या है? यानी कि खरोंच, घर्षण और घिसने का जो प्रतिरोध कर रहा है वह गुण कराएगा हार्डनेस। खींचने, खरोचना, घर्षण और घिसना, यानी घिसे ना, घर्षण कम हो, खरोंच कम आए तो वो हार्डर मटेरियल कहलाएगा। तो हार्डनेस जो गुण होगा वो रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, एब्रेशन और वियर। अब जो सामान्य टेस्ट होते हैं, हम लोग जब फेल्योर एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें वापस से हमें देखनी होगी। तो जैसे कि जो मुख्य हार्डनेस टेस्ट होते हैं वो होता है BHN, RHN और VHN, BHN, RHN और VHN। ये क्या है? ये मुख्य जो है हार्डनेस टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म होगा वेर्नल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट और विकर्स हार्डनेस टेस्ट, ये जो मुख्य रूप से। और एक है सौर स्क्लेरोस्कोप, ये जो है मुख्य जो हार्डनेस टेस्ट किए जाते हैं इसके द्वारा किए जाते हैं। और इसका जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप होगा 3.5 3.45 इंटू BHN, यानी कि बेर्नल हार्डनेस टेस्ट। इस चीज को समझना है। अब जो हम लोग पढ़े उसकी जो समरी की अगर बात करें, बहुत ही एक लाइन में समरी की बात करें, यानी कि अगर हम एक तरफ प्रॉपर्टीज रख लें, की फीचर्स रख लें, एग्जांपल्स रख लें, तो क्या हमें देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टीज की बात करें इलास्टिक, प्रॉपर्टीज की बात करें इलास्टिक तो रिएगेंस शेप, और उदाहरण होगा इसका स्टील। अगर प्लास्टिसिटी की बात करें तो ये प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है और इसका उदाहरण हो सकता है लो कार्बन स्टील। और अगर स्टीफनेस की बात करें तो रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन, और उदाहरण होगा स्टील। इसी तरह रेजिलेंस की जब बात करें तो एब्जॉर्ब रेजी इलास्टिकली, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? स्प्रिंग स्टील। और टफनेस की बात करें एक से 2-3 शब्द में तो एब्जॉर्ब इम्पैक्ट एनर्जी, तो ये होगा टफनेस, यानी कि इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं स्ट्रक्चर स्टील। मेलेबिलिटी की बात करें तो डिफॉर्म्स अंडर कंप्रेशन, तो जब हम लोग बात कर रहे थे मेलेबिलिटी की और डक्टिलिटी की तो हमें ये कह रहे थे कि कंप्रेशन शब्द का ध्यान रखना है। अगर कंप्रेशन की जगह टेंसर लगा दिए तो डक्टिलिटी का मेलेबिलिटी बन जाएगा, मेलेबिलिटी का डक्टिलिटी बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि मेलेबिलिटी में कंप्रेशन रखना है। और इसका एग्जांपल होगा कॉपर एल्युमिनियम, आप ले सकते हैं, अच्छा सुंदर एग्जांपल। और डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी हो गया डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन, डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन, यानी कि माइल्ड स्टील का एग्जांपल ले सकते हैं। डक्टिलिटी की बात जब करेंगे तो डिफॉर्म अंडर टेंशन, और एग्जांपल होगा माइल्ड स्टील का। उसी तरह जब ब्रिटलनेस की बात करते हैं तो ब्रिटलनेस में क्या है? सडन फ्रैक्चर, ब्रिटलनेस में सडन फ्रैक्चर, और एग्जांपल होगा कास्ट आयरन। और हार्डनेस की जब बात करेंगे तो रजिस्ट इंडेंटेशन, यानी कि वहाँ पर खरोच ना आए, कम से कम आए, तो जितना कम आएगा उतना अच्छा हार्डनेस, और जितना अधिक आएगा हार्डनेस उतना कम, दोनों वाइस वर्सा पर बात करेंगे तो हार्ड एंड स्टील, ये इसका एग्जाम्पल होगा। और इस चीज़ को आप थोड़ा सा हिंदी में समझ सकते हैं ताकि सरलता और होगी। तो अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो आकार पुनः प्राप्त करने की क्षमता,
प्लास्टिसिटी क्या है, तो स्थायी विकृति। स्टीफनेस की बात करें तो विकृति का प्रतिरोध। रेजिलेंस की बात करें तो लोच सीमा तक ऊर्जा का अवशोषण। टफनेस की बात करें तो झटका का सामना करने की क्षमता। मेलेविटी की बात करें तो संपीड़न बल की विकृति, संपीड़न बल से विकृति। डक्टिलिटी की बात करें तो तन्य बल से विकृति। और ब्रिटलनेस की बात करें तो अचानक टूटना। और हार्डनेस की बात करें तो खरोंच का प्रतिरोध। ये बिल्कुल ही की एग्जाम्पल है, कम से कम शब्द में चीज़ों को समझाने की कोशिश किया गया है। तो अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। सार जो हमारा होगा वो ये सभी क्लास का जो हम लोग अभी समझे, ये चर्चा का सार ये होगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइंस मटेरियल सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। जो हम लोग चर्चा का शुरुआत कर रहे थे, जहाँ से हमने कुछ प्रश्न लिए थे, तो प्रश्न का जो उत्तर होगा ये होगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइंस मटेरियल सिलेक्शन फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। Understanding these properties help in designing strong, durable and efficient components। और जो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का जो हम लोग उदाहरण लिए थे, कि प्रश्न किए थे कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया सकते हैं, तो इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिकल सिस्टम। यानी कि निष्कर्ष पर हम लोग जब पहुँचते हैं तो यांत्रिक गुण को समझने के लिए जो उचित सामग्री चयन में सहायता करती है, तो इसका जो मूल होगा, ये प्रारंभिक जो चयन होगा वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। और साथ ही ये समझने में और आगे जो अगर ड्यूरेबल बना सकते हैं, हम उसको डिजाइनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। और भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि फटीग, क्रीप की आगे हमने चर्चा की, और भी हैं इसके अलावा, लेकिन अभी फिलहाल हमने कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज पर चर्चा की है। आगे हम लोग सेपरेटली उस पर भी चर्चा करेंगे और उसको गहनता से समझेंगे।